का स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वाटरलू जंग चल रही है तो आज हम गर्मी को लेकर ही बात करेंगे और बच्चों की सेहत, खासकर नवजात शिशु जो है उनके कैसे ख्याल रखा जाए, इस बारे में हमारी चर्चा होगी। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर शिव कुमावत, शिशु रोग विशेषज्ञ। आप MBBS, DCH एवं DNB हैं। आप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मेंबर हैं। वर्तमान में आप ESICC मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में पीडियाट्रिशियन हैं। पीडियाट्रिक्स में आपको 6 वर्षों से अधिक का अनुभव है। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप प्रथम रैंक होल्डर रहे हैं। आपने बच्चों में अलग अलग तरीकों से अस्थि आयु के अनुमान पर रिसर्च की है। आप लेखक और कवि भी हैं और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा गुड लक है कि मुझे आज मतलब इस शो के ज़रिए आपसे और जो पब्लिक है, बेसिकली जो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर सबसे संवाद करने का मौका मिला। तो ये थैंक यू सो मच सर उसके लिए, मुझे मौका देने के लिए। अच्छा, आप बच्चों के डॉक्टर हैं और आप लेखक भी हैं और कवि भी हैं। तो डॉक्टरों का लेखक होना तो समझ में आता है कि भाई उनके पास नॉलेज जिस तरह की होती है कि, और लेखन में उनकी रुचि भी होती है, पढ़ने लिखने में। और कवि भी हैं आप, तो किस तरह के कवि हैं आप? दरअसल चूंकि हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ शुरू से ही राजस्थान बोर्ड का, तो जाहिर तौर पर इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी के प्रति मेरा रुझान रहा है। और स्कूल से ही थोड़ा सा ऐसा वातावरण मिला कि हाँ, जो हिंदी में थोड़ा सा लेखन के लिए मैं और मेरी जो सिस्टर हैं दोनों ही थोड़ा सा रुचि रखते रहे और लिखते रहे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ रिफाइन होती गई। तो कॉलेज में स्पेशली एक ही मैं हॉबी डेवलप कर पाया, चूँकि डॉक्टर हूँ तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इतना अपना रोल नहीं रह पाया। बट हाँ, कविताएँ धीरे धीरे करके मैंने लिखना शुरू किया और फिलहाल मैं मेनली फेसबुक या फिर अपने पर्सनल डायरीज़ में कविताएं लिखता हूं। और एक आध बार राजस्थान पत्रिका ने भी मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कविताएं उसमें पब्लिश कर सकूं। चलिए, बहुत अच्छा है। कविताएं हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाती हैं। और हिंदी है हम नाम से हमने हिंदी को लेकर एक अभियान भी चलाया था और आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं और ये डॉक्टरी जैसे पेशे में आए हैं जहाँ पे सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी में होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हिंदी के लिए भी गर्व की बात है। कवि होने के नाते थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आजकल लोरियों का ज़माना जा चुका है। अब बच्चे बचपन से ही, मतलब जो गोद वाली उनकी आयु होती है, शायद तब भी उनको लोरियाँ उस समय उस तरीके से सुनने को नहीं मिलती हैं, जबकि एक ज़माने में ऐसा होता था। तो जो लोरी है उसका बच्चे की हेल्थ या उसके ओवरऑल ग्रोथ में कोई भूमिका होती है? जी बिल्कुल होती है। मैं बताना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि लोरियों का ज़माना जा चुका है और मोबाइल का ज़माना आ चुका है। आजकल जो लोरियाँ हैं और जो सॉन्ग हैं, जो राइम्स हैं, सब कुछ मोबाइल के थ्रू है, डिजिटल बचपन हो चुका है। तो ये जो डिजिटल बचपन है, इसके मुकाबले लोरियों वाला बचपन कहीं ज़्यादा बेहतर था। और जो बेसिकली जब भी एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, भले ही वो बच्चा कितना भी छोटा हो, तो उसके कई सेंसेस यानी उसके जो अपनी संवेदनाएं हैं वो फुलफिल होती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि बच्चा माँ की गोद में होता है तो माँ के टच में होता है, बच्चा माँ को देखता है तो उसका जो विजन है वो फुलफिल होता है, उसका सेंसेस जो होते हैं। और बच्चा अगर मदर का फीड कर रहा है तो उसका टेस्ट फुलफिल होता है। साथ में अगर बच्चा माँ को स्मेल कर पा रहा है और उसकी लोरी सुन पा रहा है तो उसके पूरे 5 सेंसेस जो हम कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो वो पूरी तरह से फुलफिल होती हैं। और बच्चे को म्यूजिक जो होता है, माँ के आवाज़ में जो म्यूजिक होता है वो बच्चे को बहुत सूदिंग लगता है, तो उससे बच्चे को नींद अच्छी आती है और उसे हम अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं। बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि आजकल आज के ज़माने के अंदर काफ़ी हद तक पीछे छूट गई है, बट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मोबाइल इंद्रियों का विकास तो हो रहा है लेकिन ज्ञानेंद्रियों का विकास अटका हुआ है, उस पर भी माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यदि गर्मी की बात करें तो बच्चों को इस मौसम में अभी तेज पड़ भी रही है तो कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे सर्द गर्म लगता है, जुकाम हो जाता है, गले में दर्द होता है, डायरिया, उल्टी, दस्त, जी घबराना, चक्कर आना, तेज सांस चलना, खांसी, ये सब तो होते ही रहते हैं। तो अस्पताल में आपके पास इन दिनों उम्रवार किस तरह के मरीज देखने में आ रहे हैं? जी, इस समय जो मरीज आ रहे हैं एक्चुअली बहुत ही एक वाइड वैरायटी, स्पेक्ट्रम हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम कई तरह की बीमारियों का आ रहा है। आमतौर पे हम ये मानते हैं कि जुकाम सर्दी में ज़्यादा लगती है, बट इस वक्त गर्मियों के अंदर भी, गर्मी के मौसम में भी काफ़ी जुकाम के और अस्थमा के मरीज आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो अचानक से बच्चे कोल्ड ड्रिंक का या आइसक्रीम का इस्तेमाल या ठंडे पेय का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं
और एसी का इस्तेमाल बहुत होता है। तो जैसे ही अंदर और बाहर, कमरे के अंदर बाहर के तापमान में बहुत फर्क होता है। तो बच्चा जैसे ही अंदर से बाहर माइग्रेट करता है, बाहर से अंदर जाता है, जो तापमान की जो बदलाव होता है, सडनली 20-25 डिग्री का जो फ्लक्चुएशन आता है, और उसके अलावा जो बच्चे ठंडे पेय पीते हैं उनकी वजह से बच्चे को जुकाम और अस्थमा की शिकायत बढ़ने की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही में बच्चों में अगर ज़्यादा देर तक धूप में बच्चा घूमता है या बाहर से जूस या फिर जो कह सकते हैं जंक फूड वगैरह या ठेले पर खाद्य पदार्थ बच्चा लेता है, तो इन दिनों में उल्टी, दस्त, चक्कर आदि की समस्या भी बहुत रहती है। खास तौर पर अगर बच्चे ने पानी का सेवन कम किया हुआ है तो बच्चे में चक्कर आना, सरदर्द होना या कमजोरी आना, थकान महसूस होना, ये परेशानियां भी काफ़ी कॉमनली मिलती हैं। इसके अलावा तेज़ बुखार की वजह से बच्चों का बेहोश हो जाना या दौरे पड़ जाना, इस तरह की परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे यानी नियोनेट्स जिनके हम बात करें, जो नवजात शिशु हैं, उनके अंदर आमतौर पे माता पिता को ये पता करना कि उनमें पानी की कमी है कि नहीं, ये मुश्किल होता है। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में भी पानी की कमी के लक्षण उनका अचानक से सुस्त हो जाना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, शरीर पे गर्मी की वजह से लाल चकत्ते होना। जो माता पिता के मन में एक भ्रांति रहती है कि छोटे बच्चे को पंखे या कूलर में सुलाएं कि ना सुलाएं, तो अक्सर वो पंखा या कूलर बंद करके रखते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे को, गर्मी की वजह से बच्चे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाना या शुगर का लेवल कम हो जाना, इस तरह के बच्चे भी आ रहे हैं। जो बहुत बड़े बच्चे हैं, जो 10-12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनके अंदर आम तौर पर पानी की कमी के लक्षण कम होते हैं क्योंकि बच्चा समझदार होता है। बट लगातार अगर धूप में रहा है या फिर उसने ठंडे पेय लिए हैं तो उनमें जुकाम की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, जैसे बच्चा घर में ही रह रहा है, कूलर, पंखा, एसी, ये सब सुविधाएं हैं और वो इसी माहौल में है, तो भी क्या उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है? जी, डिहाइड्रेशन 2 कारणों से हो सकता है। पहला कारण है अपना पानी का इंटेक कितना है, दूसरा कारण पानी का लॉस कितना है। तो जो बाहर बच्चा जा रहा है उसमें पानी का लॉस ज़्यादा होगा, यानी कि पसीने के रूप में या जो पेशाब और लेटरिन के रास्ते बच्चों का जो पानी का लॉस होता है, उसके अलावा त्वचा से पसीने के अलावा सांस में भी पानी का लॉस, यानी हर सांस जो हम लेते हैं उसके साथ काफ़ी अमाउंट में पानी का लॉस हमारे उसमें एयर में निकल जाता है। तो ये तो पानी का लॉस हुआ। अगर उसके बच्चा अंदर भी रह रहा है तो भी उसकी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो गर्मी के अंदर जो कमरे के अंदर का तापमान है उसमें भी पानी की रिक्वायरमेंट इस सीजन में बढ़ जाती है। अगर बच्चा उसके अनुरूप पानी का इंटेक नहीं ले रहा है तो बच्चे में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। अच्छा, गर्मी के लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि बच्चा बेहोश हो रहा है या उसका जो सेंस है वो हमको लग रहा है कि वो सेंस लूज कर रहा है, तो स्वाभाविक है हम अस्पताल उसको तुरंत ले जाएंगे, लेकिन घर से अस्पताल पहुंचने का जो समय है उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जी, बेहोश होना एक्चुअली ये थोड़ा विस्तृत टॉपिक है। बच्चा बेहोश होने के कई कारण हो सकते हैं, बट जो अभिभावकों को समझना है वो बस ये करना है कि बच्चे को ज़्यादा झंझोड़ना नहीं है, शरीर पे गीले कपड़े से पहुंचना है, पिलाने की कोशिश कुछ भी नहीं करनी है बेहोशी की अवस्था में, कपड़े ढीले करने हैं और किसी हवादार वाहन के अंदर बच्चे को अस्पताल में पहुंचाना है। ट्रांसपोर्ट में बच्चे के लिए माता पिता को सिर्फ यही ध्यान रखना है। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं, यानी बच्चे को सांस में अगर उन्हें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो वो ऑक्सीजन वाले व्हीकल में ही ट्रांसपोर्ट करें, एम्बुलेंस में। बिल्कुल। तो यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो उन आम सावधानियों को ध्यान में रखिए जो अभी आपको बताई गई हैं और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए पत्रिका टीवी। हर गुड को बनाए ग्रेट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं बच्चों और शिशुओं को की सेहत का गर्मी में हम कैसे ख्याल रखें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिव कुमावत जी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन हैं आप।
अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यदि बच्चा बेहोश हो जाता है तो घर से अस्पताल पहुंचने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है, ध्यान रखें, वो आपने बता दिया। लेकिन आपने कहा कि बेहोश होना थोड़ा सा एक विस्तृत टॉपिक है, मतलब इसके कई पहलू हो सकते हैं। तो हमारे दर्शकों के समझने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें? जी, जैसे इसमें हम उम्र के हिसाब से अगर बात करें तो बच्चों में बेहोश होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, 1 साल से छोटा बच्चा अगर है और वो बेहोश अचानक से हुआ है, साथ में अगर आपको उसकी चमड़ी पर पीलापन जैसा कुछ लगता है, तो वो शुगर की कमी का लक्षण हो सकता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा जो शरीर में है वो अचानक कम हो सकती है। यदि बच्चा 3-4 माह की उम्र का या उससे छोटा है तो कभी कभी सर के अंदर रक्त स्त्राव हो जाने की वजह से भी, जिसको हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, इस तरह की परेशानी भी बच्चे में हो सकती है। या फिर सोडियम पोटेशियम, जो हमारे नमक की मात्रा होती है शरीर में, उसकी मात्रा भी अगर गड़बड़ होती है तो बच्चे में बेहोशी की समस्या हो सकती है। 6 महीने से 5 साल का बच्चा अगर रोते रोते अचानक बेहोश हो गया, जैसे गर्मी का मौसम है, चिड़चिड़ा है या किसी चीज़ की जिद कर रहा है और अचानक से बच्चा रोते रोते बेहोश हो जाता है, नीला पड़ जाता है, तो इसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। तो ये स्पेल आमतौर पे वो बच्चे जिनमें खून की कमी या आयरन की कमी होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये इतनी हानिकारक एक तरह से जो घटना नहीं है एज सच, क्योंकि आयरन के सप्लीमेंट के साथ में ही अगले 2 से 3 माह के अंदर ये पूरी तरह से चला जाता है। इस तरह के एपिसोड रिपीटेड होते हैं। बच्चे को जब भी चोट लगती है या बच्चा किसी भी कारण से रोता है तो बच्चे को इस तरह के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स आते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को बस इतना करना है कि बच्चे को एक करवट पे पलटना है, कपड़े ढीले करने हैं, पंखे हवादार जगह पे सुला देना है, उसको झंझोड़ना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, कुछ पानी नहीं छिड़कना है और बस छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चा अपने आप से होश में आमतौर पे आ जाता है, अगर वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है तो। इससे ऊपर के बच्चों में गर्मी की वजह से 3-4 कारण हो सकते हैं जिसमें बच्चा बेहोश हो सकता है। एक तो होता है हीट सिनकोप। हीट सिनकोप का मतलब है कि बच्चे ने सुबह में पानी अच्छे से नहीं पिया है, बच्चे ने खाना नहीं खाया है। तो जैसा हम देखते हैं कि कई बार प्रार्थना के समय में बच्चा बेहोश होकर अचानक गिर पड़ता है, स्कूल में हम सभी ने देखा है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से और शुगर की मात्रा कम हो जाने से हीट सिनकोप होता है बच्चों को। तो ये खड़ी अवस्था में धूप में अगर बच्चा लगातार खड़ा है या उसने पानी का इंटेक अच्छा नहीं लिया है तो हीट सिनकोप लाइक कंडीशन पैदा होती है। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉशन। इसमें बच्चा अगर लगातार धूप में काफ़ी देर रहा है और पसीना काफ़ी ज़्यादा निकल गया है तो पहले बच्चे को सरदर्द, चक्कर आना, थकान महसूस होना, शरीर का हाथ पैरों का ठंडा पड़ना, पसीना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आना और नाड़ी का कमज़ोर हो जाना, इसके बाद में हल्की बेहोशी जैसा कुछ महसूस हो सकता है। और इससे भी गंभीर अवस्था जो होती है वो हीट स्ट्रोक होती है। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि उसमें हीट एग्जॉशन के विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी पसीना आना बंद हो जाता है, पसीना आने की मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल हो जाती है। तो पसीना हमारे लिए क्या करता है शरीर के अंदर कि वो तापमान जो अंदर एक्सेस गर्मी है उसे निकालने का काम करता है। यानी हमने देखा होगा कि बुखार के अंदर भी पसीना आकर के बुखार उतर जाता है। तो पसीना आने का मैकेनिज्म फेल हो जाने की वजह से हीट स्ट्रोक में तापमान अचानक बहुत बढ़ने लगता है। 106, 7 या 8 डिग्री तक भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है और बॉडी एकदम सूखी रहती है, चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, उसके बाद मिर्गी का दौरा पड़ जाना, लीवर, गुर्दे या दिमाग के ऊपर गंभीर रूप से नुकसान हो जाना, इस तरह की परेशानियां उसमें हो सकती हैं। पेशाब का लेवल बंद हो सकता है, पेशाब आना पेशेंट को, और जो बच्चा है उसको इमीडिएटली अस्पताल में रेफर किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बच्चों के बेहोश होने की जो समस्या है उसे हल्के में बिल्कुल ना लिया जाए। अच्छा, बच्चों में नक्सीर भी एक आम समस्या है और इसकी वजह क्या होती है, उस समय क्या तात्कालिक इलाज करना चाहिए और हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? बिल्कुल, नक्सीर आने को लेकर के 2-3 कारण होते हैं। एक तो बच्चों में नोज पिकिंग यानी नाक में उंगली डालने की आदत बहुत आमतौर पर पाई जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चों को नक्सीर आती है। होता क्या है कि नाक के पिछले हिस्से के अंदर नसों के 2-3 तरह के गुच्छे होते हैं और इन गुच्छों में जो खून की नसें होती हैं उनकी परत बहुत पतली होती है। तो जैसे ही बच्चा किसी भी कारण से उसमें ट्रॉमा करता है तो नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो जिस बच्चे को बार बार नक्सीर बहती हो उसे अंगुली नाक में डालने से या कोई ऑब्जेक्ट, अक्सर पेंसिल या पेन भी बच्चा नाक में डालता रहता है, तो उसे उससे अपने को रोकना चाहिए। और कुछ बच्चों में गर्मी या सर्दी के बदलाव के साथ, यानी मौसम जब भी बदलता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी में कन्वर्ट होते हैं, तब ये नक्सीर आने की समस्या बहुत कॉमनली रहती है। तो कोशिश ये करनी है कि बच्चा अचानक से बाहर गर्मी से अंदर या अंदर से लू में ना जाए। सुबह 10 से शाम को 5 बजे के बीच बच्चे को धूप में ना निकलने दें।
फिर भी अगर बच्चे को नक्सीर आती है तो बच्चे को सीधा बिठाकर रखें, उसे लेटाएं नहीं, क्योंकि लेटाने से नक्सीर का जो खून है वो गले में जाता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कितना अमाउंट उसमें अंदर गले में जा चुका है। तो बच्चे को सबसे पहले तो नक्सीर आने पर बैठाना है सीधा, और जिस तरफ से उसके नाक में नक्सीर आनी है उसे बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए घड़ी में काउंट करते हुए पिंच करके रखना है। तो 2 से 3 मिनट में अगर नक्सीर रुक जाती है तो ये नॉर्मल चीज़ है, बट अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर हमें ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खून में प्लेटलेट की मात्रा कम हो गई है, या खून बहने वाले जो खून को बहने से रोकने वाले तत्व हैं वो कम तो नहीं हो गए हैं, जिससे कि लंबे टाइम के लिए नक्सीर बह रही है। तो वो फिर देखना ज़रूरी हो जाता है। तो नक्सीर का मतलब कोई इलाज भी होता है जी क्या? बिल्कुल। नक्सीर का सिर्फ जो ऑन द स्पॉट अगर कोई कारण है, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर बच्चे ने नक्सीर बह रही है और रुक नहीं रही है, तो इमीडिएटली सबसे पहला काम नोज पिकिंग होता है। इसके बाद होता है नेजल पैकिंग, यानी जो स्वैब होते हैं, हमने कॉटन स्वैब्स होते हैं, उन्हें नाक में डाल करके उसकी पैकिंग कर दी जाती है। या फिर कुछ ड्रॉप्स आती हैं, वो ड्रॉप्स का काम होता है खून का थक्का जमाना, उन्हें नाक में डालकर भी नक्सीर को रोका जा सकता है। लास्ट में कुछ ऐसे जो शीट्स आती हैं जिनको नाक में पतली पतली स्ट्रिप्स आती हैं, जिन्हें नाक में डाल के उस पर अगर पानी की बूंदें डाली जाती हैं तो फैल करके नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। दबाव की वजह से नक्सीर को रोका जा सकता है। तो ये तो वो कारण है जिनसे हम नक्सीर को तुरंत में बहने से रोक सकते हैं। अब इसके अलावा आते हैं कारण कि नक्सीर किसी अगर खून के डिसऑर्डर, जैसे मैंने कहा प्लेटलेट कम है उसकी वजह से अगर नक्सीर बह रही है, या खून में तत्व कम है जिनसे अपने को थक्का बनना चाहिए पर वो नहीं है शरीर में, तो नक्सीर बह रही है, तो फिर वो बीमारी के आधार पर इलाज होता है। जैसे प्लेटलेट कम होने का कारण क्या है, जैसे डेंगू की वजह से भी प्लेटलेट कम हो सकती है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में ITP के नाम से, जिसमें प्लेटलेट कम होता है, या जो खून के कैंसर हुए, या प्लेटलेट जो बोन मैरो के डिसऑर्डर जिनमें प्लेटलेट बनती नहीं है, तो फिर उनमें फिर पर्टिकुलर कारण के आधार पर इलाज किया जाता है। तो इसके अलावा एक विटामिन के एक इंजेक्शन होता है। विटामिन के, हमारे बहुत सारे जो विटामिन होते हैं A, B, C, D एटसेट्रा, उनमें से एक विटामिन के होता है। उसका काम खून के थक्कों को बनाना होता है लीवर के थ्रू। तो इसका इंजेक्शन देकर भी अगर वो पर्टिकुलर तत्वों की कमी है तो नक्सीर को बहने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हम बच्चों में गर्मी की समस्या की बात कर रहे हैं, तो जो उनके लक्षण होते हैं और जो बड़ों को गर्मी के यदि दुष्प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट है, तो इन दोनों के लक्षण सेम होते हैं या इनमें कोई अलग वो होता है, डिफरेंस होता है? जी कुछ हद तक डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे लक्षणों को उस तरह से प्रकट करते नहीं हैं जैसा कि बड़े प्रकट करते हैं। बड़े आमतौर पे शब्दों में उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, सर दर्द है, चक्कर है। बच्चे उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। बच्चे आमतौर पे, अगर छोटा बच्चा है तो वो या तो सुस्त हो जाएगा या चिड़चिड़ा होकर के बस किसी नॉन स्पेसिफिक बस रोता रहेगा। माता पिता को ये लगेगा कि वो बच्चा मतलब रो क्यों रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। पर कई बार गर्मी की वजह से या तापमान बढ़ने की वजह से या शरीर पे घमौरियां गर्मी की वजह से होने की वजह से चिड़चिड़ा रहता है या एकदम से सुस्त हो जाता है। बच्चे के हाथ पैरों में पीलापन हो जाना, यानी पीला पड़ जाना या नीला पड़ जाना। इसके अलावा जो बच्चे के मुंह सूख जाना और आंखों में जैसे अश्रु की मात्रा, आंसुओं की मात्रा कम हो जाना, आंखों का अंदर धस जाना, ये डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं जो माता पिता को खुद से देखने पड़ते हैं। बच्चा आमतौर पे इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाता है। तो ये डिफरेंसेस जरूर इन दोनों में देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए पत्रिका टीवी। ना कलम को आया मेरे किसी के आगे झुकना, बुलंद मेरी आवाज है नहीं आया इसको रुकना। राजनीति की गहराइयों से खेल का उफान हूँ, मनोरंजन की दौड़ में कारोबार की रफ्तार हूँ। आईना दिखाने का साहस मुझ में है, देश को जोड़ने की ताकत मुझ में है। मैं भी पत्रिका इंसाफ का आगाज हूँ, मैं भी पत्रिका झूठ करता बेनकाब हूँ, मैं भी पत्रिका जन जन की आवाज हूँ, मैं भी पत्रिका निर्भीक और बेबाक हूँ, मैं भी पत्रिका, मैं भी पत्रिका।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं कि शिशुओं और बच्चों को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव कुमावत जी, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अच्छा, जो मदर्स हैं, मतलब जो फीड करने वाली महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उसमें उन महिलाओं के खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों में गर्मी का असर ना आए या उनकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहे। महिलाओं को जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, आम तौर पे उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनका वाटर का इंटेक हमेशा बहुत अच्छा रहे। साथ ही में हर तरह के फल सब्जियों का सेवन वो बदल बदल कर रोज़ कोई ना कोई फल सब्जी का सेवन अवश्य करें। दूध का अमाउंट, अगर अंडे खाते हैं तो अंडे का सेवन वो रोज़ाना कर सकते हैं। इसके अलावा जो खान पान है उसमें घी की मात्रा और जो तरह तरह के दालें और अनाज की मात्रा वो रोजाना प्रचुर मात्रा में लेनी है। तो बदल बदल के खाने का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे को पोषण पर्याप्त मिल सके। इसके अलावा वो च्यवनप्राश वगैरह का भी सेवन कर सकती हैं। अच्छा, जैसे बच्चों को धूप से बचाना है, गर्मी है, पसीना आता है, ठंडा गर्म है, कूलर एसी की हवा है, तो इन चीज़ों को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? यदि बच्चा घर के अंदर है तो उसे आप जो आधे जो बाजू के कपड़े या फिर छोटे निकर वगैरह पहना सकते हैं आम तौर पे। लेकिन जब भी धूप में निकलना हो बच्चे को लेकर तो कोशिश करें कि बच्चे को सूती कपड़े, और वो भी हल्के रंग के कपड़े, सफ़ेद या बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े ढीले पहना के रखने हैं। जीन्स आदि नहीं पहनाने हैं। सर पे टोपी लगानी है। गॉगल्स अगर बच्चा पहन सकता है तो पहनाना है। 2 साल से ऊपर के बच्चे को मास्क पहनाना है। छतरी का इस्तेमाल करना है। पानी की बोतल या किसी पेय की बोतल हमेशा अपने साथ में रखनी है। और इसके अलावा माता पिता को भी, खुद को भी धूप से बचाना है। तो जो सफ़र करना है या तो अवॉइड करें 10 से 5 के बीच, अगर करना है तो किसी व्हीकल में जिसमें छत हो, केवल उसी के अंदर अपने को ट्रांसपोर्ट करना है। और मुझे इससे लगा कि पुराने ज़माने में तो बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब जो शिशु होते हैं, उनको लंगोट पहनाई जाती थी, तो मेरे ख्याल से वो हवा वगैरह, पसीना, इन सब में ठीक रहती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कोई मजबूरी है और आपको डायपर पहनाना जरूरी है तो पहनाएं, वरना लंगोट को प्राथमिकता दे सकते हैं। बिल्कुल, डायपर वैसे भी गर्मियों के अंदर फंगल इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है, तो डायपर को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही कूलर, पंखे, एसी की हम बात कर रहे थे, तो कूलर और पंखे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बट एसी को जहां तक हो सके या तो अवॉइड करें, क्योंकि मैं वही जो बात कर रहा था कि तापमान का परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, फिर बाहर और अंदर के जो वातावरण में है वो फ्लक्चुएशन हार्मफुल रहता है। प्लस एसी के जो गैसेज होते हैं, फ्रियोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो भी एक तरह से एलर्जी और अस्थमा इंड्यूसर होती हैं। तो जहां तक हो सके इसे बंद रखें, या अगर चलाना पड़े तो ठंडा ना करें कमरे को, 28 से 30 डिग्री के आसपास में तापमान करके रखें। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे को लू लग गई है तो उससे कैसे पता चलेगा? मतलब वो कौन से लक्षण हैं जिनसे पहचान ले कि भाई इसको लू लग गई? ज्यादातर बच्चों को लू लगने के साथ में ही पेट दर्द, उल्टी, दस्त, खाना पीना छोड़ देना या सुस्ती या चिड़चिड़ापन, इसके अलावा शरीर पे कभी कभी दाने आना, यही कॉमन लक्षण है जो बच्चे को देखने को मिलते हैं। इनमें उल्टी और दस्त, साथ में कभी कभी तेज बुखार भी इस तरह से बच्चों को महसूस हो सकता है। बड़े बच्चे सर दर्द या फिर चक्कर आने की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये सारे लक्षण लू के लक्षण हैं। अच्छा, लू लगने और डायरिया में ORS देने की बात कही जाती है, तो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो है, मतलब ज़्यादा उम्र के हैं, उनमें ORS कब, कितना और किस तरीके से दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल। ORS का सबसे पहली बात तो 2 तरह के पाउच अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एक 200 ml में घोलने वाले छोटे पाउच आते हैं जो छोटे बच्चों के लिए रहते हैं, और 1 लीटर का पाउच बड़े बच्चों के लिए आता है। तो पाउडर को एक नॉर्मल कांच का ग्लास, जो 200 ml का पाउच आता है, उसे एक नॉर्मल कांच का ग्लास 200 ml का ही रहता है, उसमें घोलना है एक साथ। 24 घंटे के लिए आप सॉल्यूशन को रख सकते हैं, और हर थोड़ी देर में 5 से 10 ml पर केजी हम कहते हैं प्रति घंटा। अगर बच्चे को दस्त काफ़ी लग रहे हैं तो 5 से 10 ml प्रति केजी के हिसाब से, यानी 10 किलो का बच्चा है तो 50 से 100 ml बच्चा हर घंटे में अगर ORS पिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा माता पिता ये भी देख सकते हैं कि बच्चे के दस्त में कितना पानी का लॉस हो रहा है, एक अंदाजन उसके आधार पर भी बच्चे को बीच बीच में ORS का घोल पिला सकते हैं। बड़े बच्चों के अंदर कोशिश करें कि 24 घंटे में टोटल जो फ्लूइड का इंटेक है वो 2 लीटर के आसपास तक रहे, यानी 10 साल से ऊपर के बच्चे में 1.5 से 2 लीटर का इंटेक कम से कम मेंटेन करना है। एडल्ट्स में वो 2 से 3 लीटर तक चला जाता है, तो ये इंटेक अपने को मेंटेन करना है। अच्छा, गर्मी में जो बच्चों का खान पान है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि आजकल कम उम्र से ही बच्चे फास्ट या जंक फूड खाने लगते हैं, विभिन्न तरह के कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये लेने लगते हैं। आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें तो उनकी डाइट का हिस्सा होती ही हैं, तो आप इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? और उन्हें
गर्मी में हम फिजिकली कैसे एक्टिव रख सकते हैं? जी, इस बारे में एक राजस्थान पत्रिका में ही कुछ दिन पहले एक बड़ा आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा था, जिसमें जंक फूड और पैक्ड फूड के बारे में बात की गई थी। एक्चुअली ये जितना भी प्री पैक्ड फूड है, यानी चाहे वो चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, पास्ता, मैगी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी ये जंक फूड आइटम्स हैं, ये बहुत ही हार्मफुल हैं। ये प्री पैक्ड हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, कुछ इनमें ऐसे तत्व होते हैं जिनके बारे में इनमें इन्फॉर्मेशन गलत दी गई होती है। तो ऐसा सच ये सभी चीज़ें शरीर के लिए लॉन्ग रन में हानिकारक हैं। यानी जितना बच्चा जंक फूड का सेवन करता है तो लंबे समय में बीपी, शुगर, हृदय रोग या फिर मोटापे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनका सेवन 15-20 दिन में कोई एक चीज़ बच्चे को शौकिया तौर पे दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सेवन इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। बच्चे को रोज़ाना के आहार के अंदर कम से कम एक बार फल या सब्जियां काटकर सलाद के फॉर्म में खिलाई जानी चाहिए। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, कैरी का जूस इत्यादि का सेवन रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा प्याज और धनिए को भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा 2 समय का मील और जो ओवरऑल हाइड्रेशन है वो अपने को मेंटेन करके चलना चाहिए। बच्चे को जंक फूड से जितना संभव हो उतना दूर रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी गर्मियों में बच्चों की लिमिट हो जाती है, क्योंकि स्कूल्स बंद हो जाएंगे, कोचिंग में बच्चे गर्मी में नहीं जाते हैं, तो बच्चे इस आउटडोर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बच्चों को घर पर ही, जैसे डांस हुआ या छोटे मोटे जो कराटे एक्टिविटीज़ या फिर रस्सी कूदना, इस तरह की एक्टिविटीज़, इनफैक्ट सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये भी अपने आप में एक गेम हो सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से, केवल बड़े बच्चों के लिए। तो इससे बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा। प्लस इंडोर एक्टिविटीज़ में ऐसी जिनमें बच्चे के दिमाग का विकास हो सके, जैसे कि वर्ग पहेलियाँ भरना या शतरंज खेलना या इस तरह के जो छोटे बच्चों के लिए ब्लॉक्स वाले गेम होते हैं, इनमें बच्चे को इन्वॉल्व रखेंगे तो बच्चे का मानसिक विकास हो पाएगा। बिल्कुल। और बच्चों को इस तरह से व्यस्त रखने के लिए राजस्थान पत्रिका ब्रेन पावर नाम से एक पेज भी देता है, ताकि बच्चे घर में ही रहें और बाहर धूप और गर्मी से बचे रहें और अपना नॉलेज भी बढ़ाएं और अपना माइंड की उनकी एक्सरसाइज भी होती जाए। अच्छा, आपकी जो रिसर्च है वो बच्चों में अलग अलग तरीकों से अस्थि आयु के अनुमान को लेकर है, तो इसके बारे में कुछ बताइए और ये बच्चों की सेहत से किस तरह जुड़ता है? जी, अस्थि आयु का जो महत्व है वो मेनली 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए ही रहता है, क्योंकि उस वक्त तक अपनी बोन्स जो अधिकतर हड्डियां हैं वो मैच्योर हो चुकी होती हैं। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे की ग्रोथ उसकी उम्र से ज़्यादा या कम दोनों तरह से है, जैसे बच्चे की हाइट कम है, अक्सर ही शिकायत माता पिता की रहती है कि हाइट कम है, बढ़ नहीं रही है, या फिर जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या इनफैक्ट मोटापा बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा, या बच्चा बहुत पतला है, तो इस तरह की सारी जो ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक क्षमता जो है उसकी कमी या अत्यधिक वृद्धि के केस में अपनी जो अस्थि आयु है, बोन एज है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 तरह की आयु बच्चे की हम कॉमनली देखते हैं। एक होती है बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बच्चे की जन्म दिनांक के आधार पर उसकी उम्र क्या है। दूसरी होती है उसकी हाइट एज, यानी जो बच्चे की हाइट है वो किस उम्र पे आमतौर पे होनी चाहिए, उसे हाइट एज कहते हैं। तीसरी है बोन एज, यानी अस्थि आयु, यानी जो हड्डियों का अंदरूनी विकास है वो किस लेवल का है। तो इसके लिए हम आमतौर पे कई तरह के मेथड काम में लेते हैं, जैसे कि ये हमारी कॉलर बोन, क्लेविकल, या फिर हाथ का एक्सरे करके उसके अंदर कितनी हड्डियां आ गई हैं, उनका रूप कैसा है, उनका कर्वेचर कैसा है, इसके आधार पे स्टडी करते हैं कि बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट उसकी हड्डियों का विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। सपोज करें किसी बच्चे की हड्डियों का विकास उसकी उम्र से बहुत ज़्यादा रैपिड हो रहा है, तो ये फिर किसी हार्मोनल डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट कर सकता है। वहीं अगर स्लो ग्रोथ हो रही है तो ये कई तरह, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम की कमी, या फिर जो गेहूं के एलर्जी संबंधित रोग, या फिर कभी कभी में ये जो बच्चे के माता पिता अगर शॉर्ट स्टेचर हैं तो उस कंडीशन के अंदर, या कॉन्स्टिट्यूशनल डिले जिसे हम कहते हैं कि एक टाइम तक बच्चे की ग्रोथ स्लो रहना और उसके बाद अचानक से बढ़ जाना, तो इस तरह की परेशानियों में अपने को बोन एज का एस्टिमेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर शिव कुमावत जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि गर्मी को लेकर उन्होंने बच्चों की सेहत का ध्यान कैसे रखें इस बारे में इतनी उपयोगी जानकारी दी, और साथ ही बच्चों की बोन जो हेल्थ है उसको लेकर भी आपने उपयोगी बातें बताई हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी।